सी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो सुबह का जो एमसीक्यू सीरीज इंडियन पॉलिटी का चल रहा था उसका ये आज चैप्टर 3 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 का 4 वीडियो और चैप्टर 2 का 1 वीडियो अप्रोक्स हम लोगों ने 300 से 400 एमसीक्यू कवर कर चुका हूँ। और आज जो मैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो प्रीवियस 2 से 3 सालों में यूपीएससी, यूपीपीसीएस और डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसका मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। और आप लोग इसके पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर, आप लोग उसको देख लें और तब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि एक सीरीज वे में, एक पैटर्न वे में देखने से क्या होता है कि सारा चीज़ सिस्टम से दिमाग में बैठ जाता है। तो चलिए चलते हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोग का इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3 यह है हम लोग का। अब इसमें से देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर जो डेटा आपको याद नहीं होंगे या फिर जो नए लगे होंगे उसको आप प्लीज़ वार नोट्स में क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का लेक्चर। क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तो उस समय जो बनाए गए थे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, जिसमें कौन कौन से 3 सदस्यीय किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो कमेटी बैठी थी, उसमें एक कौन सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर भी सदस्य थे और हृदयनाथ कुंजरू भी सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो संविधान में 7वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों को 4 श्रेणियों जैसे क, ख, ग और घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठन किया गया। जब मूल संविधान थे तो मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। और ये 4 भाग कौन कौन से थे, क, ख, ग, घ। लेकिन इन चारों भागों को समाप्त कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित किया गया तो इस अधिनियम के अनुसार के 7वां संशोधन के तहत इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में गठन किए गए। और वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि आरंभ में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था 1956 में, तो उसके अनुसार कितने राज्य गठित किए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है और राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ के लिए फेडरल नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी राजपत्ति का प्रकार कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है ये कहाँ प्रयुक्त हुआ है। संघीय शब्द जो है वो कहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया गया है। प्रियम्बल में प्रयुक्त नहीं किया गया है, इसमें भी प्रयुक्त नहीं किया गया है, आर्टिकल 368 में भी नहीं किया गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों को संघ कहा गया है। सही बात है, संघीय यहाँ देखिए संघीय राष्ट्र के स्थान पर क्या कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, इन्हीं राज्यों को संघ कहा गया है। और सेकंड क्या कहता है कि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है। इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता भी नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ राज्यों के एकीकरण का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के एकीकरण का परिणाम नहीं है और इकाइयों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये आर्टिकल 1 आप नोट करेंगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, भारत जो है आपको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का यूनियन है। आप याद रखिएगा, ये राज्यों का समूह है नहीं, राज्यों का फेडरेशन नहीं, राज्यों का कन्फेडरेशन नहीं, राज्यों का यूनियन, यस यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया। भारतीय संघवाद को संविधान में किस फॉर्म में वर्णित किया गया है, क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट के रूप में, नहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, हिंदुस्तान अथवा भारतवर्ष? नहीं, ये आपको ये हो जाएंगे इंडिया अर्थात भारत। देखिए आर्टिकल 1 में क्या कहे गए हैं कि आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत को और राज्यों के संघ के बजाय राज्यों के महासंघ के रूप में वर्णन किया गया है। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अगर भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन करना है या उनकी सीमाएं परिवर्तित करना है तो इसके लिए कौन से प्रोसेस किए जाने चाहिए संसद द्वारा। तो देखिए संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा ये किया जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना हो या फिर राज्यों की सीमा में अगर कुछ परिवर्तन भी करना हो तो ये साधारण बहुमत से ही काम चल जाते हैं। यानी संसद द्वारा किया जाएगा, साधारण बहुमत से ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हम लोग का? ए हो जाएंगे, सामान्य प्रक्रिया की साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है कि भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। परंतु आर्टिकल 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 2 में क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 2 जो है और नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात करता है। नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात करता है। और वहीं आर्टिकल 4 जो है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। आर्टिकल 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, या आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, और सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन अगर करना है तो ये आर्टिकल 3 के तहत इसका डिस्कशन किया गया है। को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 में का ये जो है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात करता है, वहीं आर्टिकल 3 का क्या कहता है कि नए राज्यों के निर्माण और सीमा और उसके क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करता है। वहीं आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन किए जाते हैं उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 4 में जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात इस प्रक्रिया का संकल्प साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाता है और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये आर्टिकल आप समझ गए होंगे, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है। आर्टिकल 1 से 4 तक मैं डिस्कशन करता हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और सेकेंड आर्टिकल क्या कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात करता है। अगर नए राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है या उसके गठन किया जाता है तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 3 में क्या किया जाता है कि नए राज्यों का अगर निर्माण करना है या फिर सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है। लेकिन यही आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस प्रकार का संकल्प जो है वह साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। संशोधन के तहत नहीं बल्कि साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत के तहत इसको क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कहता है कि भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर 1 जो है हम लोग का 1 सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब तो ये हट गया है ना, ये पहले था अब नहीं है। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से, संसद क्या करेगी कि साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। किंतु इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु प्रेषित करेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होंगे। संसद द्वारा आर्टिकल 2 संसद को संघ से नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार देता है। संसद को आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को देता है अधिकार कि संघ से नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है क्या कि भारत के संविधान के आर्टिकल 370 के अधीन लागू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, किंतु यह अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। 2019 में क्या किया गया था, इसको आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तथा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, सही। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, ये भी सही है क्योंकि संसद के पास ही तो अधिकार है ना। संसद किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन नहीं कर सकती, गलत। और यहाँ पर देखा जाए कि संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती, ये गलत। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 और 4 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये देखिए सही नहीं है बोला गया है। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, ये सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश पूर्ण सहमति लेना जरूरी है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देश कर सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि आर्टिकल 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी नहीं, ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं मानी जाती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति होती है। तो ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को अगर बदलना है तो उसकी किसी सहमति की आवश्यकता होती है। तो बस इतने याद रखिएगा कि द स्टेट इज नॉट, मतलब ये राज्य की जो है राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। उससे पूछा जाता है लेकिन सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूची क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में अगर कोई क्षेत्र अनुसूची क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या कहता है पहला स्टेटमेंट कि ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है, ये गलत है। क्या करें, यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में अगर कोई क्षेत्र अनुसूची क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देगी। क्या राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है, यह एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है कि संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन हो जाएंगे डी। अब देखिए क्या कहता है कि राज्य सरकार कुछ प्रशासनिक कार्य स्थानीय निकायों को सौंपती है लेकिन उसकी समग्र शक्ति समाप्त नहीं होती। याद रखिएगा कि राज्य सरकार कुछ प्रशासनिक कार्य जो है स्थानीय निकायों को सौंपती है लेकिन उसकी समग्र शक्ति समाप्त नहीं होती। स्थानीय निकाय जो है राज्य के अधीन कार्यरत सहायक इकाइयाँ होती है, न कि पूर्ण स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयाँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन कार्यरत
स्थानीय निकाय जो है राज्य के अधीन कार्यरत सहायक इकाइयाँ होती है, न कि पूरे स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयाँ। यहाँ बगल में चिड़िया लोग सुबह सुबह हमेशा चहचहाती रहती है, और आज लाइट नहीं ना है तो फ़ैन भी नहीं चल रहा है, इसलिए इन लोग का आवाज़ आ रहा है। अच्छा भी लगता है सुबह सुबह इन लोग का चहचहाना। चलिए देखते हैं हम लोग कि अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए कथन 1 गलत हो गया। कथन 1 में क्या था कि ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। नहीं, एक स्थानीय निकाय जो है राज्य के अधीन कार्यरत सहायक इकाइयाँ होती है, न कि पूर्ण स्वतंत्र सहायक इकाइयाँ। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5वीं अनुसूची विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहाँ जनजातीय आबादी अधिक है। इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि, और आगे पढ़ते हैं हम लोग, कि अगर कोई क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है और राज्यपाल को लगता है कि वहाँ राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकता है। उसके आधार पर केंद्र सरकार ऐसे क्षेत्र का वह कुछ प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं ले सकता। कुछ प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन नहीं, कुछ प्रशासन जो है वो अपने हाथ में, कुछ प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, पूर्ण और प्रशासन नहीं ले सकता, मतलब पूरी तरह से वो अपने हाथ में नहीं ले सकता। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह व्यवस्था जनजातीय समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संविधान में दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि भारत की संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में कौन सी पत्तियाँ सही है। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि साधारण बहुमत द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आम तौर पर विधेयक को उस दिन राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह गलत। ऑप्शन 1 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो साधारण बहुमत से पारित करना होगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये आपको संसद के पास है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद सशक्त है, तो ये सही है। नेक्स्ट, कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये गलत है। केवल राज्यसभा में तो नहीं, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कि भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक राज्य की सीमा में परिवर्तन क्या आर्टिकल 368 के तहत माना जाएगा? नहीं, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही क्या किया जाएगा, उसको किया जाएगा। अनुच्छेद 3, जैसे देखिए भारत में एक राज्य की सीमा में अगर परिवर्तन है तो आर्टिकल 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही उसको परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कि संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। अगर नए राज्य के बनाने हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो अगर संसद के कानून द्वारा क्या संभव नहीं है, तो नए राज्यों के गठन ये तो है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी शामिल है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन ये भी शामिल है, नए राज्यों का प्रवेश ये आपको शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या कहता है, कि कानून के समक्ष समता आपको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं वो मिलाना है। तो कानून के समक्ष समता किसको दिया गया है, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि केवल नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को कौन से आर्टिकल के तहत संरक्षण प्राप्त है, या कौन सा आर्टिकल के तहत जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यह करें कानून के समक्ष समानता, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं, तो ये सही हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, कि राज्यों के नाम में परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, तो राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए इसकी शक्ति नहीं बल्कि किसकी शक्ति है, संसद की शक्ति है। उसके बाद देखिए कि ये गलत हो गया, नए राज्यों के निर्माण संसद की शक्ति है, सही है। और सरकारी नौकरी में समानता ये आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 15
किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में क्या है कि उससे अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये देखिए 16 आर्टिकल जो है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए अवसर की प्राप्ति है, तो ये यहाँ भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है हम लोग का गलत, क्योंकि नए राज्यों में का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों का जो परिवर्तन की शक्ति है वो केवल संसद को प्राप्त है आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है। पहला क्या है कि संसद की शक्ति, ये संसद की शक्ति जो है किसके पास होती है, तो संसद कौन सा युग में सही नहीं कह रहा है, तो संसद की शक्ति है नए राज्यों का सृजन करना, हाँ नए राज्यों का सृजन करना या फिर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये सारी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। राज्य विधानमंडल की शक्ति क्या है, राज्य का नाम बदलना, ये गलत है। विधि के समक्ष समानता क्या है, जो भारतीय, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 14 हम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। लेकिन ये आर्टिकल याद रखिए 5 आर्टिकल जो है 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल जो है जो सिर्फ भारतीयों को, ये 5 आर्टिकल जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, अच्छा तो ये आपको सही हो गए। अवसर की समता भारतीय नागरिक को, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर गलत। देखिए बी क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में या उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने के साथ ही किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ये किसके पास अधिकार है, तो संसद के पास अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। पहला क्या था, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये सही है। राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है। किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर, ये भी सही है। क्या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, गलत। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य के बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। और किन की आवश्यकता होती है, तो देखिए अगर जो भी एक विद्यमान राज्य है उनकी सीमा को परिवर्तित करना हो या फिर नया राज्य बनाना हो, तो उसके लिए कौन कौन से 3 इक्विपमेंट या 3 जो आपको उपकरण है उनकी आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएंगे आपको यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल। तो संसद क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरी है। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो ये संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु जरूर भेजती है। देखिए पढ़िए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को अगर परिवर्तित करना है या फिर नवीन राज्य को बनाना है तो उसकी दृष्टि से राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी, तो राष्ट्रपति, संसद और उस संबंधित राज्य के विधानमंडल की आवश्यकता होती है। अब क्या कहता है कि राष्ट्रपति सबसे पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय हेतु प्रेषित करता है, किंतु नियत अवधि में विधानमंडल अपनी राय नहीं देता है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, भेजता है लेकिन अगर वो राय नहीं भी देता है फिर भी संसद में क्या कर दिया जाएगा, प्रस्तुत कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय मानने हेतु बाध्य नहीं है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे संसद, वे विधानमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं है। पेश किया जाएगा राय जानने के लिए, अगर राय देते हैं फिर भी, नहीं देते हैं फिर भी वो संसद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और फिर उसका क्या किया जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राज्य और इसका वर्णन किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा है और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या वर्णन किया गया कि एक किले से राजधानी का नाम पड़ा। अरुणाचल प्रदेश जो है का नाम पहले किला का नाम था, उसके बाद में इसका नाम राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2 कि नागालैंड क्या है, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया था, ये भी सही है। अच्छा, त्रिपुरा क्या कहता है कि प्रारंभ में यह भाग का राज्य था लेकिन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसके एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ऑप्शन 3 के तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और राजधानी का नाम एक किले के नाम पर रखा गया। इसका मतलब है ईंटों का किला। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। तो ईटानगर का नाम जो है एक किले के नाम पर रखा गया था, जिसका मतलब होता है ईंटों का किला।
ईटानगर का नाम एक किले का नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंटों का किला। नेक्स्ट देखिए कि इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था और अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान नामदफा और मोलिंग, इसलिए 1 तो सही थे हम लोग का। नेक्स्ट देखिए नागालैंड राज्य 13वें संविधान संशोधन 1962 के आधार पर अस्तित्व में आया और इसे दिसंबर 1963 को अनुच्छेद 371 के तहत 371 के तहत आर्टिकल 371 क या ए, आर्टिकल 371 ए के तहत दिसंबर 1963 को आर्टिकल 371 के तहत राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए आर्टिकल 371 ए के तहत, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्या कि त्रिपुरा 1949 में भारतीय संघ के भाग सी राज्य के रूप में विलीन हुआ था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत त्रिपुरा 1 नवंबर 1956 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है उसका यहाँ पर चेक करना है। क्या अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकन करने की सीमा से था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो मेन लक्ष्य या इस अधिनियम का संबंध जो था, क्या राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकन करने की सीमा से था या सन 1956 में पारित हुआ था, तो ये तो सही है। इन्हें 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया इसने, ये भी सही है कि राज्य की सीमा प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी, ये गलत है हम लोग का। और ये भी सीमा को फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। अच्छा ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है क्या कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया, तो जुलाई 1956 में पास किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। इस अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं को फिर से रेखांकन करने से था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, जो 1 नवंबर 1956 से क्या हुआ, प्रभावी या लागू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्या कहता है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य थे वो ये जस्टिस फजल अली, के.एम. पाणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि 2, 3, 4 ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ा हुआ नहीं था। तो फजल अली जुड़े हुए थे, हृदयनाथ कुंजरू जुड़े हुए थे, के.एम. पाणिकर जुड़े हुए थे, के.एम. मुंशी नहीं जुड़े हुए थे। ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही संकल्प चुने। तो पहला कथन क्या कहता है कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, तो सही बात है। कथन 2 क्या कहता है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, तो ये गलत है। उसके बाद संसद के पास पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए थे, तो ये सही है। तो कथन 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1956 में, ये सही हो जाएंगे। 1956 में जब राज्य पुनर्गठित अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई। तो ये लागू हुई थी आपको 1 नवंबर 1956 को। प्रस्तुत किए गए थे 1955 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 प्रस्तुत किए गए 1955, लागू हुए 1956, याद रखिएगा आप लोग। तो ये कब लागू हुए, तो 1 नवंबर 1956 को लागू हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य 2 थे, कौन, एक के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि 1950 के दशक के भाषाई राज्यों के प्रबल मांग उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए थे। 1950 के दशक में जो है वे कौन कौन से गठित हुए थे, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको महाराष्ट्र और ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो 1950 के दशक का मतलब क्या है। 1950 का दशक का मतलब है 1950 से 60 के बीच। 1950 के दशक का मतलब है 1950 से 60 के बीच किन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था, देखिए लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लिया जाए कि 1950 के दशक में भाषाई राज्यों के प्रबल मांग उपरांत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का गठन किया गया था। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने एक नए पृथक राज्य के लिए पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया।
और सबसे पहले गठन 1953 में आंध्र प्रदेश का ही हुआ था। और आमरण अनशन के दौरान 15 दिसंबर 1952 को जब रामल्लू की मृत्यु हो गई तो आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा की और इस प्रकार एक नया आंध्र प्रदेश का गठन 1953 को हुआ और महाराष्ट्र का गठन 1960 में। तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953, और महाराष्ट्र का 1960। तो 1950 से 60 के बीच देखा जाए कि ये दोनों के दोनों राज्य का पुनर्गठन किया गया था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस कारणवश प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात देखा जाए तो भारत में भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ वह भाषाई आधार पर स्वतंत्रता के सबसे पहले जो है किस कारण उस प्रारंभ हुआ ना, तो वही जो या आंध्र प्रदेश में श्री रामल्लू की जो मृत्यु हुई थी 1952 में, उसके बेसिस पर क्या हुआ, जब तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य के गठन की गठन की जो एक नए राज्य के गठन की घोषणा कर दी। किनकी मृत्यु पर, तो श्री रामल्लू की मृत्यु पर। ठीक है, फिर क्या कहता है कि नए राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किसने किया, तो भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन अगर किसी ने किया तो वह धर कमीशन की रिपोर्ट ने कब, तो 1948 में, आप याद रखेंगे। सबसे पहले 1948 में धर कमीशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने ही राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था। यहाँ देखिए क्या लिखा गया कि भाषाई राज्यों का पृष्ठांकन इसके धर कमीशन रिपोर्ट ने किया था। अधर आयोग का गठन 4 सदस्यीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 4 सदस्यीय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर थे। इस आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। ठीक है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। इन्होंने यूँ कहें कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को ये विरोध करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थन किए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था। धर आयोग कब आया था, 1948 में। तो राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना गलत, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना नहीं, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिस्थितियाँ स्थापित की गई थी। तो ये सबसे पहले 5 आंचलिक परिस्थितियाँ स्थापित की, कौन कौन, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक मिडिल यानी कि मध्य। ठीक है, लेकिन 1972 में क्या किया गया कि पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद की स्थापना हुई और वर्तमान में कितने आंचलिक परिषद हैं, तो 6। पूर्वोत्तर में 1972 में एक और, 1972 में एक और, यानी कि 1972 में पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद की स्थापना की गई। ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो 1972 में जैसे ही पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद की स्थापना हुई तो अब कितने आंचलिक परिषदें हो गई, तो 6 हो गए। नेक्स्ट कि वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथम भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया था। कब गठित किया गया था, 1953 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू के नेतृत्व में एक समिति केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश गठन के समय रायलसीमा और तटीय आंध्र के मध्य राजधानी के विषय को लेकर हुए विवाद को सुलझाने हेतु गठित की गई थी। यह रिपोर्ट समिति द्वारा वर्ष 1953 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। कब किया गया था, तो ये मार्च 2014 में। आप लोग याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित कब किया गया था, मार्च 2014 में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किए गए थे। इसके तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में कर दिया गया और यह अधिनियम 2 जून 2014 से लागू हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम कौन सा है। पहला सिक्किम और सबको पहले डेट आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले इस चीज़ को पढ़िए, उसके बाद वहाँ पर आप लोग मिलान कीजिएगा। क्या कह रहा है कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया, पुनर्गठन 1963 में, जिसमें नागा पहाड़ी और त्वेनसोंग क्षेत्र
का राज्य क्षेत्र समाविष्ट किया गया और 1966 में हरियाणा को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। तो ध्यान से देखिए, नागालैंड 1963, ठीक है, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, अब इसको मिलान कीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आपका नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, नागालैंड हरियाणा, ऑप्शन बी में देखिएगा, नागालैंड हरियाणा, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। नागालैंड है 1963, अरुणाचल प्रदेश है 1987। ठीक है, और ये हो गया हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975। अब ये कुछ संघ राज्य या संघ क्षेत्र या राज्य दिए गए और उनके गठन का जो ईयर है, साल है, वो दिया गया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ और जो नहीं होंगे आप लिखे हुए उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था 1953 में, राजस्थान 1956 में, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, लेकिन मेघालय और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 16 मई 1975 को गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987, गोवा भी 1987, 30 मई 1987 का गठन, छत्तीस उतार झारखंड, इसको आप याद रखिएगा, छत्तीस उतार झारखंड में 2000 बस याद रखिए, 1, 9 और 15 ये तीनों को एक साथ याद रखेंगे हम लोग। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो वह था आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन भारतीय संघ के रूप में कहा गया ना, तो संघ के रूप में सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, सिक्किम का 1975, गोवा 1987 और ये सब तो अभी बने हैं। तो ये हम लोग ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का सही। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है कब बना? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि भारतीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड का राज्य बनना 1963 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, हरियाणा कब बना? देखिए, हरियाणा बना 1966 में और गुजरात कब बना? गुजरात और महाराष्ट्र एक ही साथ 1960 में बने थे। ठीक है, तो कह रहा है कि सही कालानुक्रम कौन सा है। यहाँ देखिएगा, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 है, यहाँ पर डेट लिखना जरूरी है, 1 दिसंबर 1963। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1956 यानी 2, फिर 1, फिर आपका 4, फिर 3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, गोवा अभी हम लोगों ने देखा कि गोवा 1987, तेलंगाना जो है 2014, झारखंड 2000 और हरियाणा 1966। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले 1987 यानी कि सबसे पहले हरियाणा 1966 4 हो गया, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 3 हुआ और 2 हुआ, 4, 1, 3, 2 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं हम लोग कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कुट से कीजिए। सबसे पहले कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश जो बना था 2014 में, सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही गठित हुआ था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953 में, आंध्र प्रदेश गठित हुआ था 1953 में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश 1987, हिमाचल प्रदेश 1971 है शायद, हिमाचल प्रदेश 1971 होगा, अरुणाचल प्रदेश 1987 है। अच्छा, हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975। अब मिलान कीजिए, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, तब हो जाएगा 2 और 4, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों, ये चार्ट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, ये सही है। मिजोरम 1986 नहीं 1987 को बना था, लेकिन कह रहा है कौन सा सम्मिलित है, तो ये तो गलत हो गया, 1987 में बना था। तेलंगाना 2014 में 15 अगस्त नहीं 2 अगस्त 2014 को बना था। छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000 नहीं, ये आपको 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है
कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो छत्तीसगढ़ क्या बना था 1 नवंबर 2000 को, अरुणाचल प्रदेश 1987, हिमाचल प्रदेश 1971, याद रखिएगा, हिमाचल 71, अरुणाचल 87, झारखंड 2000 को, लेकिन ये 15 नवंबर, और सिक्किम 1975। अब मिलान कीजिए, देखिए 1975 पहले 4 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 1 और फिर 3, 4 2 1 3 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा अपने उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपको किस में करना है, आरोही क्रम में। आरोही मैंने बढ़ते क्रम में, कम से ज़्यादा। तो हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय 1972, नागालैंड 1963। तो मिलान कीजिए, सबसे पहले आपको हो गया 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कहता है कि बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, कब किया गया, तो 1960 में। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कब किया गया, 1960 में। भारत के कितने राज्य एवं संघीय परिषद हैं, तो 14 राज्य और 6, लेकिन अभी फ़िलहाल में देखे जाए तो अभी फ़िलहाल में 28 राज्य हो गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डी हो जाएंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, डी हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये भी 28 राज्य जो है और 7 यूनियन दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 28 राज्य और 8 यूटी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर डी हम लोग। कोई भी कथन सही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रश्नकाल में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना नामक 2 राज्यों के रूप में कर दिया गया। और इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया, जिसके पश्चात भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को जब दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर जब एक कर दिया गया, तो फिर से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था आपका। और देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, जो 8 है वो जम्मू कश्मीर हो गए, लद्दाख हो गए, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव। ये टोटल देखिएगा 5 6 7, ये टोटल आपको 8 देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8 है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि भारत में चौथा आम चुनाव ये कब हुआ था, तो हरियाणा बना था 1966 में, जो डेट याद है आप उसको लिख लें। मेघालय और त्रिपुरा 1972 में बना था। मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक राज्य रखा गया, यानी कि 2 के बाद 4 आना चाहिए। देखिए 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ये गलत, ये गलत, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, ए या सी में से कोई ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ए या सी देखिए ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर ए। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि और डेट हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था 1966 में पंजाब से अलग करके, और चौथा आम चुनाव 1967 में संपन्न हुआ था। तो बस ये डेट हम लोग को याद नहीं था। और चौथा आम चुनाव कब हुआ था, 1967 में, तो यहाँ लिखिए 1967, चौथा आम चुनाव 1967 में। तो 2 के बाद 1 हो गया, 2 के बाद 1, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये, चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। अच्छा, एक डेट और यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कब रखा गया, तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया था 1973 में। तो यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ 1973। तो अब ये सारा डेट हो गया यहाँ पर कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो ये देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। कौन कौन, 2 3 और 4, 2 3 और 4। अम्बाला हरियाणा में है, तो ये आपको शामिल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह नेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवड़, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और उत्तर प्रदेश के 8 जिले आपको ये हैं, और राजस्थान के 2 जिले तथा संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में देखा जाए कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले, हरियाणा के 14 जिले, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 8 जिले, और राजस्थान के 2 जिले,
राजस्थान के 2 जिले और संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र और संपूर्ण दिल्ली का क्षेत्र। तो ध्यान से देखिएगा 14, 8, 22, 2, 24 और 1, 25, टोटल कितने हो गए 25। तो इसके अंतर्गत आपको अम्बाला नहीं आएगा, तो अम्बाला को यहाँ पर टिक आउट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार, संविधान में देखा जाए तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। अच्छा, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए, उसके आधार पर प्रशासनिक को आधार बनाया जाए। पंडित नेहरू सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी जो बनी थी वह राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ये भी सही थे कि जेवीपी कमेटी जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग नहीं की, उनका समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा देश एक इकाई है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बटा हुआ है। इस कारण राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर समिति तथा जेवीपी जो वल्लभ भाई पटेल समिति है, दोनों के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया, चाहे वह जेवीपी कमेटी हो या इसके धर कमेटी। इन दोनों कमेटियों ने क्या किया कि राज्य के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया और प्रशासनिक जो सुविधा थी उनको आधार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, कह रहा है कि भारत में राज्यों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते, ये सही है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, ये भी सही है। भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। अच्छा, दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, तो ये गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री को लेकर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 10% हो सकती है। ये दिल्ली जो है दिल्ली क्या है आपको संघ, दिल्ली जो है एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें एक और बात थी कि दिल्ली के मंत्रिपरिषद में और कहीं राज्य में देखिएगा तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है कम से कम 15% होगी। कुल सीटों की संख्या की 15% होना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की जो संख्या होती है वो मुख्यमंत्री को लेकर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% ही हो सकती है, या ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए इसलिए CDS का क्वेश्चन बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CDS में ऐसे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे जो आप एक्सेप्शनल फॉर्म में रहते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्राइक करने को आजकल देखने को मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संघ तथा अन्य राज्यों के लिए यह संख्या 15% तय की गई है। 91 संविधान संशोधन के तहत ये कितना तय की गई है? 15% तय की गई है। भारत में राज्यों का अपने संविधान नहीं हो सकते, किंतु प्रश्नकाल के पश्चात 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खंड 2 और खंड 3 के प्रावधानों को संसद द्वारा रद्द कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया है और भारत ने किसी भी राज्य और संघ राज्य का अपना स्वयं का संविधान नहीं है, जैसा कि पूर्व में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति में निहित है, तभी सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। संविधान के आर्टिकल 239(1) संविधान के अनुच्छेद 239(1) में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह राष्ट्रपति ठीक समझता हो।
ठीक है। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के पद नाम में एकरूपता नहीं है। जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में उपराज्यपाल से सभी में प्रशासक का प्रावधान है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। और ये आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो मैं कुछ 4 से 5 दिनों तक मैं थोड़ा सा मीटिंग के पर्पज़ से बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम के पर्पज़ से। तो मैं जब आऊँगा तो उसके बाद मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इतना तक आप लोग वीडियो देखकर उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। तो 4-5 दिन के लिए मैं आपसे ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम पड़ गए हैं आप मेरे, हम जब बाहर जाने पड़ रहा है हमको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बने रहें। और शाम वाला जो बैच है वो भी कल से 3-4 दिन तक के लिए ऑफ रहेगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी का पीटी और मेंस दोनों का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, आप लोग उसे भी देखें, उसको देखें। 1 महीना आप मेरे साथ जुड़ कर रहें, आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्ग आप फील कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।